ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। कोई ग्रुप में मैसेज तो नहीं कर रहा जिसका ज्वाइन होने में दिक्कत हो रहा हो? सर शाजिया क्या करते हैं? तो शाजिया को एडमिट शाजिया कर रही है? यस सर, वो पर्सनल मैंने सबको एडमिट किया ही हुआ है मैंने तो। उसको बोलो आप ज्वाइन करे। नहीं नहीं, इग्नोर किसको कर रहे हैं हम, बताओ। सबको तो बात करिए। सर मैंने कि 2 पायल, बार आपको गुड इवनिंग बोला और आपने रिप्लाई नहीं किया। मुझे प्रवीण सर आवाज नहीं है ना। हाँ आवाज आई है तुम लोगों को पायल की? बिल्कुल। हाँ गुड मैंने इवनिंग। बोला। अच्छा तो अच्छा, आई। मैंने सुना नहीं होगा फिर तभी। गुड इवनिंग पायल, गुड इवनिंग पायल 2 बार बोल दिया, ठीक है? अब ठीक है? यस सर, चलो कैसे हो आप? बढ़िया बच्चे, आप बताओ। गुड तो मैं इवनिंग भी। विशाली, गुड इवनिंग। एक सेकंड रुको, बस हम ये सब क्लोज कर दे ताकि हमारा फोन हैंग, ये जो लैपटॉप है हैंग ना हो जाए बाद में। मेरे को लगा चलिए। आप भी अपना इंट्रोडक्शन दोगे पहले आके। क्या आपको याद है मैं आपको कुछ दिन पहले फिजिक्स पढ़ाता था? मेरा नाम सर है। नहीं, इतना तो तुम याद रखोगे अभी तो, है ना? एक सेकंड दो। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद में आज बात करेंगे हम। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बताओ प्रीशु। सर जो एक्सीलरेटेड चार्ज से आती है, मतलब होता है जो एक्सेलरेटेड चार्ज से, बिल्कुल, जो एक्सेलरेटेड चार्ज से जनरेट होता है ना, वो क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट? ठीक है। बट मैं अगेन वही चीज बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये नाम है चैप्टर का, इसका डेफिनेशन मैं भी बता दूंगा, लेकिन इसको समझ में ये कब आएगा? चैप्टर के एंड में, जब एंड होता जाएगा चैप्टर का। अभी ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, लेकिन हम इसको समझेंगे कब? थोड़ी से देर के बाद, 1-2 लेक्चर्स बीतने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आखिर में क्या चीज। ये बता दूंगा क्या है, लेकिन तुम्हें पता है अभी तक हम लाइट का बारे में पढ़ रहे थे कि लाइट वेव नेचर भी था, एक और नेचर था लाइट का, कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर, है ना? तो मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने बोला लाइट कैसी है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कैसे पता चलेगा? उनको कैसे पता चला? इनके आंसर हमें लास्ट में मिलेंगे, जब हम चैप्टर के एंड में पहुंचते रहेंगे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कैसे। अभी ये इतना समझ लेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, लेकिन लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे है ये हम कहाँ कब समझेंगे? चैप्टर के एंड में। एंड। अभी इतना समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रीशु ने सही बोला कि जनरेट कैसे होती है, लेकिन हम जनरेशन के बारे में बात अभी नहीं कर रहे। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक नए करंट के बारे में, उसका नाम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। हाँ, और एक नया लो पढ़ेंगे। एक लो हमने पढ़ा था, एम्पियर सर्किटल लो, याद है? यस सर। इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन करेंगे, मैक्सवेल की मॉडिफिकेशन, तो उसका नाम हो जाएगा एम्पियर मैक्सवेल लो। तो इन दोनों चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में, मॉडिफाइड बाय मैक्सवेल। तो आओ देखते हैं। ये दिख रहा है सब? यस सर। है ना? साफ दिख रहा है सबको? ये क्या है? एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वेव्स हैं, वेव्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनके अंदर दोनों में एक खास चीज है, देखो दोनों वेव्स में क्या खास चीज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों, लेकिन दोनों कैसी हैं? देखो सेम देखो फेज कैसी है में साथ में चलते हैं। ध्यान से देखो, कंटिन्यूस है। देखो रेड और ब्लू चीज को देखो, रेड और ब्लू एरो को देखो, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? पेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको अच्छे से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे? यस सर। ऊपर नीचे दाएं बाएं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे होंगे? ऑसिलेशन। यस सर। और कैसे ऑसिलेशन कर रहे होंगे एक दूसरे के? परपेंडिकुलर। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटो मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जिस वेव में ऑसिलेशन हो, उस वेव का नाम क्या पड़ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी समझते हैं इसको। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन। किसके बीच में?
इलेक्ट्रिक Electric field and magnetic field. या इसको आराम से सीधा ये भी बोल सकते हो, these are composed of oscillating magnetic and, Electric field. और ये दोनों एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, Perpendicular. क्लियर है। तो जिस वेव में तो ये किसके कारण बन रहे हैं, ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से, अगेन इसका आंसर हमें लास्ट में मिलने वाला है। बट स्टार्टिंग का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, अगर डेफिनेशन नहीं बताऊंगा तो लगेगा कि अभी तक डेफिनेशन नहीं पढ़ी, कहाँ पर स्टार्ट हो गई, है ना। इसलिए सिर्फ डेफिनेशन बताइए, इसको बारे में अच्छे से क्लियर हमारा लास्ट में होगा। चले आगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. चलो देखो, ये दिख रहा है सबको, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकता है? Faraday's law of electromagnetic induction. हाँ, कहाँ पढ़ा था ये सर? ये Electromagnetic तो induction. हम दोबारा लिख देते तो बात अच्छा बनती है ना। एक सेकेंड रुकना, अच्छा। हाँ हम लिखते हैं इसको, रुको, क्योंकि अगर तुम लिखते रहोगे ऐसे तो तुम चीटिंग कर लोगे ना। नहीं सर, हम चीटर नहीं है। देखते हैं, आओ तुम बताना फिर अब इस चीज को, कि मुझे लिख कर लाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा वो मैंने B2 वाले को बताया हुआ, तभी ये लिखा रह गया, याद आ गया। तो गलती हो ही नहीं सकती। चलिए अब दिख रहा है क्या स्क्रीन सबको, देख लो, याद आ गया। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंज मैग्नेटिक फील्ड, और उससे क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, उससे क्या जनरेट हो रहा है, EMF इंड्यूस induced. कर, ये यानी करंट, ये करंट है ना। यस सर। तो ये मैग्नेट को अंदर बाहर करने से क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स। तो जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो कौन से भाई साहब आते हैं, EMF भाई साहब। इंड्यूस्ड ईएमएफ। खुश होके आए हैं क्योंकि बहुत टाइम बाद याद किया, राइट। तो Yes, ये yes. कौन आगे, इंड्यूस भाई, इंड्यूस ईएमएफ क्या कहता था, ये इज इक्वल टू माइनस, और ये फ्लक्स कौन सा था, मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ प्राची बोलो। चलो, whenever there is a change in magnetic flux there will be induced ईएमएफ। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तब तक क्या इंड्यूस होगा बच्चे, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये फैराडे ने बोला था। ईएमएफ मतलब एक किस्म से वोल्टेज ही तो होती है, राइट और रॉन्ग, यस स्मॉल वोल्टेज इंड्यूस होती है। तो मैं लिख सकता हूँ dV/dr, वो किसके इक्वल होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो dV/dr किसके इक्वल होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड के। याद है क्या, इसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, है ना। तो या चाहे वोल्टेज लिख दूं चाहे ईएमएफ लिख दूं, बात सेम है क्या, यस सर। कुछ भी निकालना हो तो क्या आ जाएगा, ई डॉट टोटल वोल्टेज निकालनी हो तो दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डॉट डीएल का ई डॉट dr लिख दो या ई डॉट dl, और वोल्टेज मतलब वही बात ईएमएफ। तो मैं ईएमएफ की जगह भी सीधा यही लिख सकता हूँ क्या, कैपिटल ई डॉट dr, कुछ भी dl भी लिख सकते हो और dr भी लिख सकते हो, बात सेम है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, d∅/dt। समझ में आ रही है बात, यस सर। और ये फ्लक्स कैसा था, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो हमने पढ़ा था और ये पढ़ा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा क्या अलग अलग स्टेटमेंट है, बात दोनों में सेम है। पहली चीज क्या बताती थी, फ्लक्स के चेंज होने से क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। फ्लक्स कौन सा चेंज हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। यस सर। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को मैं मैग्नेटिक फ्लक्स का ही चेंज हो रहा है ना। और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, और सोचो थोड़ा सा, सोचो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, फ्लक्स के चेंज को और क्या बोल सकता हूं मैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, यानी क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। और यहाँ पर बन क्या रहा है, ये क्या होता है,
इलेक्ट्रिक समझ में आ रहा है? तो मैं या तो ऐसे बोल दूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ईएमएफ बन रहा है, या इसी चीज को दूसरे तरीके से बोल सकता हूं, क्या मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है क्या दोनों बातों में फर्क? सेम चीज है दोनों, लेकिन थोड़ा सा क्या डिफरेंस है मैंने तुम्हें बता दिया। या तो बोल दो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण ईएमएफ बन रहा है, या इसको सीधी सीधी बात में क्या बोल दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और बन क्या रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा किसी भी कोयल के अराउंड तो क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। यही एक्चुअल में फैराडे ने यही बात बोली थी, हम उसको सिंपल वे में बोलते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। इसको कोई भी डाउट? तो अगर मैं बोल दूं इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो ये भी कौन सा लॉ है? तो ये फैराडे। ठीक है, तो क्या क्या चेंज हो रहा है सर? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और बन क्या रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मैक्सवेल ने सोचा कुछ, देखो क्या सोचा, दिख रहा है क्या सोचा? अगर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज क्या प्रोड्यूस कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज भी क्या प्रोड्यूस कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या ऐसा हो पाएगा? तुम्हें क्या लगता है हो पाएगा। कैसे? यही तो देखना है। यस, क्या आएगा इसका आंसर? यस यस। और नो? तुम बताओ। यस आएगा सर। देखते हैं, अभी देखते हैं। यस। आइए अभी इसको ऐसे ही छोड़, यहां से देखते हैं। देखो अभी तक हम पढ़ते हैं कि अभी हमने बात क्या करनी है, किसको जनरेट करवाना है? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होता है, ये तो सबको पता है ना। मैग्नेटिक फील्ड हो पा रहा है या नहीं वो भी देखते हैं। सर हमें पता है करंट कैरिंग वायर के अराउंड क्या होता है हमेशा? मैग्नेटिक फील्ड 100% होता है ना। करंट कैरिंग वायर है, उसके अराउंड क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैंने वहां पर एक वो रख दी नीडल मैग्नेटिक वाली, तो क्या वो डिफ्लेक्ट करेगी या नहीं? करेगी सर। करेगी। करंट कैरिंग वायर के अराउंड नीडल डिफ्लेक्ट करेगी क्या? करेगी सर। किसके अराउंड? करंट कैरिंग वायर के अराउंड। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसके अराउंड क्या बन रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां पर करंट है वहां पर क्या मिलेगा मेरे को? मैग्नेटिक। इतना तो समझ में आ रहा है। तो जहां करंट नहीं है और वो चीज मैग्नेट भी नहीं है, तो क्या वहां पर नीडल डिफ्लेक्ट करनी चाहिए? नहीं। सोचो, नहीं करनी चाहिए भाई। करेगी। वैसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? देखो मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्ट करती है? जब आसपास क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड। और अगर करंट कैरिंग वायर होगा तभी क्या आएगी? मैग्नेटिक। मैं कह रहा हूं मैं एक खाली जगह पर जहां पर करंट नहीं है वहां पर मैग्नेटिक नीडल रख दूं तो क्या डिफ्लेक्शन होगी या नहीं? नहीं होगी। नहीं होगी। और वो चीज मैग्नेट भी नहीं है। अगर मैग्नेट हो करंट ना हो तब भी डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूँ वो चीज मैग्नेट नहीं है। नहीं है। वहां पर करंट भी नहीं है, तो क्या डिफ्लेक्ट करनी चाहिए? नहीं। नहीं। तो यही चीज मैंने देखा। मैंने एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर की वायर्स में तो करंट है, तो यहाँ पर अगर मैं नीडल रखूंगा इधर तो डिफ्लेक्शन शो करेगी या नहीं? करेगी। करेगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इनके बीच में, कैपेसिटर के बीच में कोई करंट दौड़ रहा है क्या? नहीं। नहीं। तो यहाँ पर नीडल को डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए था क्या? नहीं लेकिन इसने डिफ्लेक्शन शो किया। किया। ऐसा क्यों हुआ होगा? इसी सीधे का इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। हाँ वेरी गुड, तुम लोगों ने पढ़ लिया ये चीज, वेरी गुड। क्या है? अभी देखो कहां पर चेंज हो रही है? कैपेसिटर के बीच में करंट है क्या यहाँ कोई? उसके साइड में तो मतलब वहाँ पे तो वहां पर भार है, लेकिन हम बिल्कुल बीच में आसपास आए हुए हैं, आसपास कोई करंट का ज्यादा इफेक्ट नहीं है मान के चलो। अब क्या नीडल को डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए था? नहीं, अगर आसपास करना नहीं चाहिए था। डिफ्लेक्शन तो शो कर रहा है, तो यानी आसपास क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड। लेकिन अभी अभी पता चला है कि वो किसके कारण बनता है? करंट। इसको कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं। ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो इसके कारण ये तो है नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनना
नहीं चाहिए था, चाहिए। लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। करंट नहीं है, यानी इस कन्वेंशनल करंट के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा, इतना तो पक्की बात है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये भी पक्की बात है ना, क्योंकि नीडल रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसका कोई और सोर्स होगा। यस सर। इनके बीच में सिर्फ एक ही चीज दिख रही है जो तुमने बोल भी दी, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सर? ये देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, चार्जेस है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा क्या? यस सर, हो सकता है। बन रहा है। लेकिन पूरी तरह से नहीं। अभी देखो, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। देखो, शुरू में जब करंट बढ़ रहा था, कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, शुरू में कैपेसिटर की ये प्लेट थी, ये वाली, तो पहले कितना चार्ज आया? पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, थोड़ा सा चार्ज, थोड़ा सा अच्छा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिर थोड़ा सा ही आया होगा। थोड़े टाइम के बाद चार्ज और बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी और बढ़ा। बढ़ थोड़े गई। टाइम के बाद चार्ज और बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी और बढ़ा। बढ़ी। और बड़ा धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। हो रहा है। यस ये डिफ्लेक्शन किसके कारण हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नहीं, चेंज इन इलेक्ट्रिक चेंज इन इलेक्ट्रिक, इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, उसके कारण क्या बन रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर करंट नहीं है, वो वाला कन्वेंशनल करंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो इससे हमें ये पता लगा, उस करंट से तो बनता ही था मैग्नेटिक फील्ड, अब एक और चीज आ गई जिससे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसका नाम क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रिक। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी के कारण, हाँ, तो हमने नाम दे दिया, हमको पता है कि करंट के कारण हमेशा बनता है ना, तो हमने कह दिया ये भी एक किस्म से करंट ही है। लेकिन ये करंट किसके कारण आ रहा है? चेंज इन। इलेक्ट्रिक इस फील्ड करंट का नाम हमने क्या दिया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस है, तो इसलिए इसका नाम बोल दिया डिस्प्लेसमेंट करंट करंट। तो ये जो करंट है, ये किसके कारण बन रहा है? चेंज इन। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अब आ जाओ एम्पियर लॉ पे। एम्पियर भाई साहब क्या कहते थे? एम्पियर लॉ क्या कहता था? B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एल आई, और ये होता था IC। उन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है किसके कारण? करंट के कारण है, सिंपल। ये तो था एम्पियर सर्किटल लॉ। लेकिन अभी अभी मैक्सवेल ने एक और बात बताई कि B डॉट डी एल जो है वो बन रहा होगा, जरूरी नहीं है म्यू नॉट IC हो, वहां पर एक और चीज हो सकती है, IC की जगह ID। और ID क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या एम्पियर वाली बात गलत हो गई? नो सर क्या जहां कन्वेंशनल करंट था वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जहां कन्वेंशनल करंट नहीं होगा वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, किसके कारण? चेंज इन इलेक्ट्रिक। डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण। तो हमने कहा दोनों बातें सेम है, लेकिन जहां कन्वेंशनल करंट बाहर, कैपेसिटर के बाहर मान लो, वहां कन्वेंशनल करंट था, क्या वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट करंट था क्या? सोचो, नहीं था ना वहां। और जहां कैपेसिटर के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, क्या वहां पर कन्वेंशनल करंट था, नॉर्मल वाला? नो सर नहीं था। तो जहां कन्वेंशनल होगा वहां क्या नहीं होगा? नॉर्मल वाला नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं होगा। जहां डिस्प्लेसमेंट होगा वहां पर क्या नहीं होगा? कन्वेंशनल तूने बोला बात तो दोनों की सेम है, सही है। तो हमने इसको मॉडिफाई कर दिया मैक्सवेल ने, वो कहते हैं B डॉट डी एल दोनों की वजह से बनेगा, म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट आईडी ये लो बनाया किसने? मैक्सवेल ने। लेकिन इसके अंदर दोनों का नाम आएगा, क्योंकि एम्पियर लॉ भी है और मैक्सवेल भी है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? एम्पियर मैक्सवेल। अब डिस्प्लेसमेंट करंट किसके कारण आया था बच्चे? चेंज इन इलेक्ट्रिक। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखना फॉर्मूला। ID डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D phi E by dt लिख दो, वो भी तरीका है, लेकिन इसको दिमाग में सीधा ही रख दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, और लाइंस तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एप्सिलॉन नॉट के साथ आ जाएगा D phi by dt। लेकिन इस केस में ये मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, ये कैसा फ्लक्स है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट का। समझ में आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट सबको पता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर ID का फॉर्मूला क्या होगा? जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज, उतना ज्यादा क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट करंट। प्रोपोर्शनल लगा दिया, प्रोपोर्शनल हटा के एक कांस्टेंट आता है, उसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। ऐसा समझ सकते हो।
तो मैं इसको वैल्यू पुट करके ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, देखो सॉरी, बोलो साथ साथ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी की जगह क्या लिखूं, Epsilon naught d5 upon dt. d5 upon dt. क्लियर है क्या? और फाई ई अपॉन डी टी क्या है, ये चेंज इन Change in इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है सबको? Yes, sir. यही एम्पियर का लॉ है, दिख रहा है, मिनट रुक जाओ। Yes, sir. एम्पियर मैक्सवेल लॉ। उसमें ये वाली टर्म किसने दी थी, एम्पियर ने और ये वाली मैक्सवेल। मैक्सवेल ने। तो ये मैक्सवेल की मॉडिफिकेशन हो गई। क्लियर है? yes sir. तो ये हमारे पास लॉ आ जाएगा पूरा, देख लो अच्छे से। किसी को कोई डाउट तो पूछे। तो अब इसका आंसर यस आ रहा है या नो आ रहा है? यस आ रहा है। यस Yes. कैसे? क्या है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज के कारण भी क्या बनी है सर, वो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। तो नो नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? यस Yes. आएगा। Yes. समझ में आ रहा है कि हाँ, फील्ड के चेंज Yes, होने sir. के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण तो क्या ही बन रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन ही Electric field. Farad बोल दिया। अब किसी को कोई डाउट? No, sir. तो ये चीज किसने बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? ये चीज एम्पियर ने बताई थी या मैक्सवेल ने बताई थी? ये Maxwell. मैक्सवेल ने बताई थी। एम्पियर ने तो बताया था करंट कैरिंग अराउंड इलेक्ट्रिक करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये बात किसने बोली? मैक्सवेल। Maxwell ने. चले आगे। Yes, sir. आगे आती है इनके न्यूमेरिकल्स की। आइए क्वेश्चन देखो, सब कुछ फॉर्मूला तुम्हें पता है। डी फाई, फाई का फॉर्मूला तुम्हें पता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो उसका फॉर्मूला होता है बी ए कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या Yes, होता है? sir. बात खत्म। क्वेश्चन समझो, हैंड रेस करो जिसको क्वेश्चन समझ में आया है। सिर्फ क्वेश्चन समझाना है तुमने मेरे को। पढ़ो अच्छे से, 1 मिनट है इसको, पढ़ो, हैंड रेस करना। बोलो बच्चे। मतलब दो कैपेसिटर प्लेट में दो प्लेट दिए ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिनके बीच का डिस्टेंस क्या हो हमको x × 10⁻³ तो उनका डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब जिसकी वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वो दिए 4.425 क्या होता है इसका, भूल गई मैं। माइक्रो एम्पियर। हाँ, माइक्रो एम्पेयर। तो उसने बोला है कि उसका एरिया दिया हुआ है, मतलब कैपेसिटर का 40 सेंटीमीटर²। तो हमको वो निकालना है, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस निकालना है उनके बीच का। बिल्कुल। देखो क्या बोल रहा है वो, कि दो कैपेसिटर की प्लेट है, सर्कुलर है, एक ऐसी भी है। हम वैसे एक्चुअल में सर्कुलर ली होती है, तुम वही ले लो चाहे, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। इसके ऊपर कुछ चार्ज होगा, मान लो इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, इस पे नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। अब एक बात बताओ मुझे, इस पे पॉजिटिव आ रहा है और इस पे नेगेटिव आ रहा है, सिंपल सिंपल दिखा देते हैं एक ही से। अच्छा, अब क्या हो रहा है सर, इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट, आई डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6. अच्छा, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल व्हेन वोल्टेज इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ, वोल्टेज का चेंज दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या दे रखा है, डीवी बाय dt. कितना, 10⁻6 6. पर सेकंड, ठीक है। एरिया दे रखा है Yes, sir. ईच प्लेट का कितना, 40 centimeters. 40 सेंटीमीटर², मतलब 40 इंटू 10⁻⁻⁻ का -4। 1 सेंटीमीटर को बदलने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई किया, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10⁻⁻4 से। क्लियर है? आइए, पूछा गया है इसने डिस्टेंस बिटवीन द
प्लेट्स, Plate of the capacitor. है ना। इसने दे रखा है लेकिन हम वही निकाल देंगे तो कंपेयर करके हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हमने क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। कैसे निकालोगे? अगेन वही चीज, जो तुम्हें पता होता है सिर्फ उसी का यूज करते हैं। तुम्हें क्या पता है? अभी किसका फॉर्मूला पढ़ के आए हो? Displacement current. तो क्या होता है? आईडी किसके इक्वल होता है? एप्सिलॉन। Epsilon T5 upon. यही पता है क्या? Yes, sir. थोड़ा सा इमेजिन करो चीजों को और कैसे करोगे, ट्राई करने की कोशिश करो। हैंड रेस करना जिसको समझ में आए। एक एक स्टेप तुम बताओगे मुझे फटाफट, एक एक स्टेप बताओगे कैसे करोगे। किसी को समझ में आया? थोड़ा सा जो एक एक स्टेप जो तुम्हें समझ में आता है वो बोलते रहो, वही करेंगे हम। मतलब फॉर्मूला तो दिया ना आईडी का, तो आईडी की वैल्यू तो हमारे पास आईडी की है। वैल्यू तो गिवन है। वेरी गुड। क्या है? 4.425 इंटू 10⁻⁻⁶। एप्सिलॉन नोट की भी गिवन है, देखो। 8.8. पुट करनी है तो पुट कर देना, लास्ट में भी पुट कर सकते हैं, है ना। लास्ट में कर देंगे। d/dt ऑफ phi e तो नहीं गिवन, तो फाई को क्या कर सकता हूँ? मेरे को फॉर्मूला तो पता है फाई का क्या होता है। E cos थीटा। cos थीटा। लेकिन आप देखो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी जहां से देख रहा हूं मैं अगर इधर से इधर होगा बाहर की तरफ, तो दोनों के एंगल क्या हो जाएगा? देखो प्लेट ऐसी है तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो cos 1। इसलिए cos यहाँ लिखा नहीं, क्योंकि मैं लिख देता हूँ थीटा क्या है? 0। क्लियर है ना? थीटा 0, क्योंकि भाई मान लो ये प्लेट है, ये मेरे पास क्या है? एक प्लेट है। तो इस प्लेट के ऊपर मैंने क्या देखा? इस प्लेट का एरिया वेक्टर इधर है और नेगेटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। इसलिए नहीं लिखा, बस सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिख दिया? E × A। क्लियर है? लेकिन अभी भी देखो, अब देखो थोड़ा सा मॉडिफाई करो। 4.425 इंटू 10⁻⁻⁶। एप्सिलॉन नोट की जगह वही लिख दिया। एरिया तो कांस्टेंट है तो क्या ले लूं उसको? बाहर लिख के इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 × 10⁻⁴। अंदर क्या रह जाएगा? DE/। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज गिवन है तुम्हें? नो सर। चेंज तो किसका गिवन है? वोल्टेज का। हम्म, सर V/R कर देंगे इसको। वेरी गुड बच्चे। क्यों? क्योंकि अभी अभी पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो E को लिख सकता हूँ V/D, है ना। जो डिस्टेंस या वही, क्योंकि डिस्टेंस इस केस में क्या गिवन है? D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। यानी V को किससे डिवाइड कर दिया बच्चे? D से डिवाइड कर दिया। किसी को डाउट है तो पूछ लो। मैंने E की जगह क्या लिखा है? V/D। किसी को इस चीज में डाउट है तो पूछो अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ऐश्वर्या E को मैंने क्या लिखा है बच्चे अभी अभी? ऐश्वर्या Sir, V/D. हाँ, क्यों लिखा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ Potential. Potential. क्लियर है? तो मैं E की जगह V/D लिखूं तो देखो इक्वेशन क्या फर्क हो जाएगा। 4.425 इंटू 10⁻⁻⁶ था इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट को क्या लिख सकता था? 8.85. -12 और इसको 40 इंटू 10⁻⁴ तो था ही। d/dt E की जगह क्या लिख दिया? V/D। और सोल्व करो अब आगे, बस खत्म कहानी। 4.425 इंटू 10⁻⁻⁶, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 40 इंटू 10⁻⁻4। D बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कांस्टेंट चीज है या चेंज होगी बार बार? कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो बाहर ले लो 1/D, अंदर क्या रह जाएगा? DT. और इसकी वैल्यू तो गिवन है या नहीं? Yes, sir. Give. तो कर दो फटाफट, करो सोल्व इसको।
साफ साफ दिख रहा है क्या आंसर आने वाला है? 1/d, डी को डिवाइड में रखो और dv/dt कितना गिवन है देखो, 10⁻⁶। चले आगे। Yes, sir. अब ध्यान से देखो, ये 4.425 और 8.85 साफ साफ कट रहे हैं। कितने पे कट रहे हैं? 2 पे 2 पे। ये 2 पर कट गया। अब d निकालना है तो d इधर ले जाओ, 10⁻⁻6 नीचे, 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई। सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं करूंगा, जो दिख रहे हैं फटाफट वो करवा रहा हूं। देखो इधर, डिवाइडेड बाय, ये चीज कहाँ आ जाएगी बच्चों? नीचे। अब ये -6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +6। 6 और 6 12 और ये -12 आपस में क्या हो जाएंगे? फिर से अलग हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. जिसको नहीं क्लियर ये चीज तो पूछ ले, ये कैसे कैंसिल आउट हुए, प्लीज पूछ लो अगर समझ में नहीं आया। बताऊं क्या? सर ये एक बार यहाँ देखो, ये जो 10⁻⁻6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 +6. तो ऊपर चला गया, और एक +6 पहले ही था। ये दोनों ऐड होके आपस में क्या हो जाएंगे? 10⁻12। 12. और ऊपर मल्टीप्लाई में कौन है? 10⁻12 कट नहीं जाएंगे क्या? Yes, sir. तो वही किया। रह क्या गया? आप सीधा सीधा देख लो। 14 to 10 एक और चीज भी बची हुई है, ध्यान से देखो, ऊपर उतारना है अभी। 2, वेरी गुड, क्योंकि ये 2 बचा था ना। तो अब कितना आंसर आ गया? 18 to 10 raised to power -4. ये हमारा आया। लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें क्या बोल रखा है? कितना है? d x इंटू 10⁻⁻3। तो इसने बोला x की वैल्यू, तो x के लिए इसको भी 10⁻⁻3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 10⁻⁻3 कर दूं तो 80 की जगह क्या आ जाएगा? इसको बढ़ा दिया तो 80 को कम 8 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ रही है? 8. किसी को कोई भी डाउट है तो देख लो अच्छे से, तुम्हारे पास टाइम है, 1 मिनट लो। कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछो। आगे पीछे स्लाइड को करना है तो बता दो। देखो आराम से देखो। सर 1 मिनट नीचे करना थोड़ा सा। नहीं सर, थोड़े से ऊपर कर दो। ऊपर नीचे मतलब वही कर रहे हो ना? नेक्स्ट स्लाइड कर दो, ऐसा ही बोल रहे हो ना? बीच में किसी को कोई भी डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ सकता है, वरना अभी मैं पूछूंगा। सर एक बार ये बताना वाला। सर सो गए? क्या बताऊं? बताओ क्या बताऊं? सर ये जो आपने जहाँ पे वैल्यू पुट करी ना, ये जो लास्ट में नहीं नहीं ऊपर, ऊपर कहाँ? क्या बोलते हैं, रुको, एक तो आपने साइलेंट नोट की वैल्यू पुट की ना, साइलेंट उसके बाद नोट आपने पुट करी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। हाँ, हाँ जी, उसके बाद आपने एरिया पुट किया। एरिया पुट किया। अब ये आपने वी बाई डी किसकी जगह पुट किया? ई की ई जगह मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो ये dE/dt था देखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या लिखा? V/d। इसलिए ई की जगह क्या लिख दिया? सिंपल V/। अच्छा ठीक है। मैं सोच रही थी मैंने ए नहीं लिखा ना, तो मैं पता नहीं किसकी जगह लिखा। कोई बात नहीं। यहाँ तक अब क्लियर है सबको? चले आगे। यस सर। चलो, Yes, sir. ये आंसर आ गया देखो इसका 8। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, समझाओ क्वेश्चन को, देखो और मेरे को बताओ। हैंड रेज करना जिसको समझ में आ जाए, अपनी लैंग्वेज में समझाना है। लास्ट लाइन समझ में नहीं आती तो मैं समझा दूंगा, लेकिन लास्ट लाइन से पहले वाली चीजें समझाने की कोशिश करो। अवंतिका ने अभी किया था, इसके अलावा कोई और है? वरना अवंतिका ही रीड करेगी। बताओ, कोई और करना चाहेगा रीड?
किसी को समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन? देखने की कोशिश तो करो। रिशु और दीपिका और हाँ प्रीशु बताओ। सर हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिए जो सर्कुलर शेप के, और उनके बीच का जो मतलब जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट डेवलप हो रहा है उस रीजन। हाँ हाँ सही बोल रहे, बोलो बोलो। इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, है ना? बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो बोल रहे हैं दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखे जिनकी प्लेट्स कैसी है बच्चे? सर्कुलर है। और उनका रेडियस कितना है बच्चों? R तो ये प्लेट्स हो गई मेरी, यस सर। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं सर? इनके बीच में कौन सा करंट होगा? तुम्हें भी पता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर मैं निकाल लूं तो ध्यान रखना, अगर हमने जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें एक जगह डिस्प्लेसमेंट करंट था और बाहर की तरफ कौन सा करंट था? कन्वेंशनल करंट। तो जहां डिस्प्लेसमेंट करंट था वहां कन्वेंशनल करंट नहीं था, जहां कन्वेंशनल था वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं था। याद रखना। उस केस में जब हम बात कर रहे थे तो जितना डिस्प्लेसमेंट करंट होता है उतना ही क्या होगा? कन्वेंशनल। कन्वेंशनल। उस केस में इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करेंगे टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन तुम एक बार घर जाके ट्राई करना, आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला पता है ना तुम्हें? यस। कन्वेंशनल करंट को तो सिंपल लिखते हो Q बाय T। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को तुम जब करोगे उसका भी लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा Q बाय T। इस फॉर्म में आ सकता है, तुम अलग अलग तरीके से कर सकते हो, ट्राई करोगे तो आ जाएगा। उस केस में डिस्प्लेसमेंट करंट और कन्वेंशनल करंट क्या होता है? सेम होता है। मैं बार बार उस केस में क्या बोल रहा हूँ, वैसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए हम ये रट के नहीं जाएंगे कि सेम होता है। लेकिन उस केस में क्या रहेगा? सेम सेम। रहेगा। देखो क्यों। अभी इसने डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है मेरे से, लेकिन क्या पूरे रीजन में पूछा है क्या? मिडिल पार्ट के? नहीं, पूरे में तो नहीं पूछा। पार्ट। एम्पियर सर्किटल लॉ जब भी तुम लगाते थे वो एक क्लोज एक लूप पे लगाते थे ना? यस सर। उस लूप के अंदर करंट देखते थे और फिर लिखते थे B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। I को क्या लिखते थे? I। क्लोज। लेकिन अभी ये कह रहा है ये पूरा रीजन नहीं है, जितना कैपेसिटर की प्लेट है उतना रीजन नहीं है। तुमने सिर्फ कितने रीजन में करंट बताना है। अगर ये पूरा रीजन होता तो ये R पूरा है और R/2 इसका क्या होता है? हाफ। तो R से लेकर R/2, R से R/2, तो R से R/2 यहाँ तक सिर्फ इस पर्टिकुलर रीजन में तुम्हें क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये क्या कैपेसिटर के एरिया से कम रीजन हुआ या सेम रीजन हुआ या ज्यादा रीजन हुआ? कम रीजन हुआ। बात है, कैपेसिटर का प्लेट तो पूरा 0 से लेकर R तक का रीजन कवर कर रहा था, लेकिन ये कहां से कहां कर रहा है? बस R से आधा, है ना? तो इस रीजन में अब डिस्प्लेसमेंट करंट सेम होगा या नहीं होगा? कन्वेंशनल करंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूरे रीजन पूरे एरिया की बात नहीं की है। अगर ये भी बोलता टोटल उतना ही एरिया लो जितना किसका है? कैपेसिटर का रीजन है, तब आंसर क्या आता? सेम आता। मैं प्रूव भी करूंगा इस चीज को लास्ट में, अभी देखना, मेरे साथ साथ बने रहना। लेकिन फिलहाल जो इसने एरिया बोला है वो कहां से कहां तक है? R/2 से R तक। R तक। इसने डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? कैपेसिटर है उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट तो निकालना है, लेकिन किस पर्टिकुलर रीजन में निकालना है? रीजन है R/2 से R तक के बीच। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, सर। sir. अब देखते हैं, अब प्ले करते हैं। हमें डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है तो हमें तो फॉर्मूला पता है उसका। ID क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट D/T. राइट। ID क्या होता है? निकालना है सर, क्यों बार बार पूछ रहे हो? एप्सिलॉन नॉट ऐसे का ऐसे। D फ्लक्स दे रखा है क्या? नहीं। तो फ्लक्स को चेंज करने का तरीका पता है मुझे? D/dt क्या लिख दूं? E A, क्योंकि थीटा क्या होगा इस केस में भी? 0 है ना? क्लियर है सर, कोई बात नहीं। एप्सिलॉन नॉट लिख दिया सर। अच्छा, D/dt। अच्छा सर, अब मैं क्या करूं सर इसका? सोचो थोड़ा सा सर। इलेक्ट्रिक फील्ड सर कैसे कर सकता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकता हूँ सर?
कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ये तो कांस्टेंट चीज नहीं होगी, सिग्मा और एप्सिलॉन नोट। Yes, sir. सिग्मा बाहर ले लो अपॉन एप्सिलॉन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा? डीए बाय dA by dt. dt। अच्छा, और क्या कर सकता हूँ? एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट तो गया, राइट। Sir. Sir. Yes, sir. सिग्मा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन टाइम बोल दो इसको, लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. एरिया चेंज डिवाइडेड बाय टाइम चेंज। तो सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ बच्चे? चार्ज पर यूनिट Upon it. एरिया। ये भी क्या है सर? एरिया। ऊपर भी क्या है? एरिया। Charge upon. लेकिन ये ए डैश बोल रहा हूँ, क्यों नहीं अभी बताऊंगा क्यों। नीचे क्या है? टाइम। क्यू बाई टी क्या होता है? चेंज इन टाइम, करंट। करंट। Current. और नीचे क्या है? मल्टीप्लाई बाय ए डैश, और डिवाइडेड बाय क्या है? ए। अब ए और ए डैश क्या है ये समझो। ए किसकी वजह से आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट लिखा था, और सिग्मा को क्या लिखा था? क्यू अपॉन ए। ये सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये कैपेसिटर की है पूरी, तो एरिया भी किसका लेंगे उस केस में? पूरे कैपेसिटर। कैपेसिटर Capacitor वाले प्लेट का पूरा पूरा एरिया लूंगा। लेकिन ये ए किसका था सर? फ्लक्स वाला। ये रीजन कौन से है? आर बाई टू से। ये सिर्फ जो गिवन एरिया है मुझे, आर बाई टू से आर वाला। R. तो अब ध्यान से वैल्यू पुट करते हैं। आओ क्या निकाल रहे थे सर? हम आईडी की वैल्यू निकाल रहे थे। हमारे पास क्या आया? आई इंटू ए डैश डिवाइडेड बाय A. ए तो था प्लेट का एरिया। प्लेट का एरिया तो सिंपल, कैपेसिटर की रेडियस कितनी दे रखी है? आर। हाँ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई Pi R. आर। लेकिन ए डैश चेंज इन एरिया है वैसे ये, तो कहां से कहां तक है ए डैश? आर बाई टू। R by R by R 2 से। तक. तो पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई आर बाई 2 टू का स्क्वायर। क्लियर है? यही तो क्या है वैसे, ये क्या है? चेंज इन एरिया। ठीक है, आई बाय पाई आर स्क्वायर तो वैसे लिखा, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? पाई अंदर क्या रहेगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 4। यस सर। पाई से पाई गया, सोल्व करो आगे। आई इंटू क्या आ जाएगा? ये 3r स्क्वायर बाई 3r square upon 3/4 r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय। नीचे भी एक R फिर से कैंसिल हो जाएगा। हाँ, नीचे भी r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/4 3/4. क्लियर है सबको? देख लो, Yes, sir. बस वो एरिया वाली चीज ध्यान रखना तो क्लियर हो जाएगा। एरिया दोनों कैंसिल कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एरिया कहां से आया था? कैपेसिटर की सरफेस चार्ज डेंसिटी से, तो वो कैपेसिटर का एरिया है। और जो ए डैश है वो फ्लक्स से आया था, और फ्लक्स कितने रीजन में है? सिर्फ आर बाई टू से आर। R तक. तो ऐसे किया मैंने। अभी भी तुम्हारे पास एक आंसर क्या आ रहा है इसका? 3/4 आई। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? option A. ऑप्शन जेट भी कर लेते हैं। 3/4 आई दिख रहा है? Yes, sir. देखो इन्होंने भी वैसे ही किया, एरिया का चेंज लिखा हमें 3/4 पाई आर स्क्वायर। अब साइलन नोट डीई बाई डी टी को फिर तो यहाँ पे इन्होंने आई की फॉर्म में निकाल दिया, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन हम क्यू बाई से करेंगे, हमें पर फॉर्मूला पता है, तुम कैसे भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है वो। देख लो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट है वो देख सकता है। यहाँ पर स्लाइड इधर उधर करनी है तो मेरे से पूछो, देख लो अच्छे से। 1 मिनट। हाँ, क्या करूं? रुक जाओ 1 मिनट। नेक्स्ट स्लाइड निकाल दो सर।
बस लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम, फटाफट देख लो। इसमें किसी को अप्रोच मैं बता देता हूँ दोबारा भी। सबसे पहले आईडी का फॉर्मूला लिखा और कुछ नहीं किया। आईडी का फॉर्मूला लिखने के बाद मेरे को पता था फ्लक्स नहीं गिवन, तो फ्लक्स का फॉर्मूला तोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में। अब कैपेसिटर की बात है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो लिख दिया सर। बस उसके बाद प्लेट्स का एरिया वाली बात मैंने तुम्हें बता दी। सिग्मा को लिखा क्यू अपॉन ए, लेकिन वो कैसे लिखते हैं वो ध्यान रखना, ठीक है। डेल्टा टी भी लिख सकते हो इसको, चेंज इन टाइम। चले आगे, Yes, sir. Yes. आराम से धीरे धीरे चलो। अभी हमने बताया था ना आई लिखा, आई क्यों लिखा मैंने, क्योंकि क्यू बाई टी वो तो कौन सा करंट होता है, कन्वेंशनल करंट। तो देखो इस केस में जो मैं बात कर रहा था, इस केस में क्या आईडी आईसी के इक्वल आया है? नहीं सर, किसके इक्वल आया है? आईडी 3/4 ऑफ आई। लेकिन अगर तुम देखो इसी इक्वेशन के अंदर ऐसा होता, सब कुछ सेम होता, मतलब फॉर्मूला तो यही लगाता मैं, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। और अगर मेरे को dt. बोल देता कि एरिया उतना ही है जितना कैपेसिटर की प्लेट है, r/2 से r नहीं गिवन, तो फॉर्मूला सीधा लगाता, फाई बाई ई को क्या लिखता, फाई को ई इंटू ए, आई डी की जगह वही, एप्सिलॉन नॉट की जगह वही, ए को कहाँ ले लेता आप, सीधा ही बाहर ले लेता या नहीं? Yes, सिंपल Yes, sir. ले लेता आराम से। अब फिर से अंदर क्या रह जाता था, ई बाय डी टी। अच्छा, आई डी एप्सिलॉन नॉट ए, ई को क्या लिख सकता था, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को भी क्या लिख सकता था, क्यू बाय ए, यानी ये बन जाता है डी क्यू बाय डी टी अपॉन ए। एरिया से एरिया कट जाता है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाता है, सिर्फ क्या रह जाता है, आई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाय Quantity. डी क्यू बाय डी टी। क्या होता है, कन्वेंशनल करंट। आईसी किसके इक्वल आ गया, आई डी। बट इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि एरिया सेम नहीं है। अगर वो एरिया सेम दे देता तो आईसी किससे इक्वल आ जाता, मेरा आईडी के इक्वल। अगर वो बोलता सेम रीजन की बात कर रहा हूं, वो भी कैपेसिटर का रीजन भी आर तक है रेडियस, और जिस रीजन की तुम बात कर रहे हो कैपेसिटर के बीच में, वो भी कहां तक है, आर तक है। लेकिन इसने आर नहीं बोला, अब कहां से कहां बोला, r/2 से r, तो उस रीजन का हाफ कर दिया, इसलिए आंसर सेम नहीं आया। क्लियर है? Yes, sir. निकालना 1 मिनट, क्या कह रहे हो? 1 मिनट सेकंड स्लाइड निकालना। ये लो। सर यहाँ पे ना मतलब एरिया दिया था ना, आई इंटू ए चेंज इन एरिया अपॉन ए, तो आपने यहाँ पे पाई आर, अच्छा ठीक है, एरिया स्क्वायर पहले का एरिया। यस सर। मैं पूछ रही थी कि ए के साथ स्क्वायर नहीं लगाया तो आपने स्क्वायर क्यों लगाया, समझ आ गया मेरे को, रहने दो कुछ नहीं। ठीक है, चले आगे। यस सर। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट तरीके में करेंगे भी सही, अभी कोशिश करेंगे, अभी कर लेंगे। मैं पूरा हिंट देके छोड़ूंगा इसको, ठीक है, लास्ट स्टेप में छोड़ूंगा एकदम। करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, समझाओ मुझे। देखो सी वाटर है, उसकी फ्रीक्वेंसी एट अ फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, 9 × 10⁻12 हर्ट्ज। परमिटिविटी तुम्हें पता है। अब मीडियम की परमिटिविटी है, क्या सी वाटर एयर है, क्या वैक्यूम है? नहीं सर। 12 हर्ट्ज है। क्या कह रहे हो? 12 हर्ट्ज कहाँ है? 2 हर्ट्ज, ठीक है, 2 हर्ट्ज। अच्छा, अब पर सी वाटर तो मीडियम है, तो परमिटिविटी भी किसकी लेंगे, अब मीडियम की लेंगे। तो मीडियम की परमिटिविटी सी वाटर की दे रखी है 80 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। और रेजिस्टिविटी क्या दे रखी है, 0.25। माइक्रोमीटर नहीं है ये, ओम मीटर है। क्या है, ओम मीटर, यूनिट ओम मीटर होती है। अच्छा, अब इस सी वाटर के अंदर मैंने क्या रख दिया बच्चे, पहले प्लेट के बच्चे इमेजिन करने को बोल रहा है वो तो। हाँ, इमेजिन ही करवा रहे हैं। तो इसके अंदर एक पैरेलल प्लेट क्या रख दिया, कैपेसिटर रख दिया। इसको एक वोल्टेज के साथ बनाया, लेकिन वो वोल्टेज कैसी है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज टाइम के साथ चेंज होती है। वो कैसे चेंज हो रही है वो भी गिवन है। V क्या है, V0 साइन ओमेगा टी लिखते थे ना, ओमेगा की जगह इसने लिखा हुआ है 2πf। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir.
चलो अब कंडक्शन करंट डेंसिटी वो बोल रहा है, ध्यान से सुनना उसने क्या बोला है। कंडक्शन करंट डेंसिटी किसके इक्वल है? 10 to the power over x times x टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट density. कोई बात नहीं, करंट डेंसिटी हमने उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होता है। करंट डेंसिटी को कैसे लिखता हूँ? जे से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी है कंडक्शनल करंट की, तो इसको लिख दूंगा IC अपॉन ए। ये है 10⁻⁴ टाइम। डिस्प्लेसमेंट करंट की डेंसिटी क्या हो जाएगी? ID. अपॉन ए। क्लियर है क्या? Yes एक sir. ये- अब इसको तुम IC अपॉन ए को करंट डेंसिटी को जे से लिखते हो तो इसको लिख दो JC। इसको क्या लिख दोगे? ए। J D by A. ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे लिखना चाहते हो। क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. उसने पूछा एक्स की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? एक्स। सोचो, क्वेश्चन अच्छा है, जेई लेवल के ही है ये सारे क्वेश्चन, पर ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करो कैसे करेंगे। 3 या 4 मिनट में हो जाएगा, छोड़ देंगे, भागना नहीं है किसी ने, ठीक है। सोचो सर, इसने बोला है करंट डेंसिटी, तो IC अपॉन ए निकालना पड़ेगा पहले, फिर क्या निकालना पड़ेगा? ID अपॉन ID upon A. निकाल लेते हैं ना। IC तो बहुत सिंपल है, IC को क्या लिखता हूं मैं? कैसे निकालूं? सर करंट डेंसिटी है, सिंपल करंट जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो, इसको J बोल सकता हूँ ना, J। और J का तो एक रिलेशन पढ़ा था मैंने, सिग्मा की फॉर्म में और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, Yes sir. क्योंकि कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हाँ, सिग्मा इंटू E. ई। सिग्मा यहाँ पर करंट डेंसिटी नहीं होता, क्या होता था? कंडक्टिविटी। क्या होता था? याद आ गया? और कंडक्टिविटी किसका अपोजिट होता था? बिल्कुल रेजिस्टिविटी का। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन। 1 upon rho. तो ये फॉर्मूला बन सकता है क्या JC का? Yes sir बन Yes, सकता है. तो JC पता नहीं, रो तो पता ही है सर, कितनी है? Question दिखा. 0.25. 0.25। ठीक है, इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है क्या? देखना, दिखाओ. देखो गिवन है। Yes, sir. कहाँ गिवन है बताओ? नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है गिवन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे का ऐसे लिख दो, इसको थोड़ा सा सही कर दो। ये 0.25 है, 25/100। 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 100 को 25 से डिवाइड कर आ जाएगा 4। क्लियर है क्या? Yes sir. अभी देखते हैं ना, मैं तुमसे पूछूंगा कि यहाँ पर क्या मिस हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, सब। चलो Yes sir. अब ID अपॉन ए की बात करते हैं। JC तो मैंने निकाल दिया, ID अपॉन ए की बात करते हैं, JD की। ID क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। Upon DT. ID है क्या चीज? एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट पढ़े रहने तो सर, अभी क्या ही दिक्कत है। D/dt ऑफ एप्सिलॉन फाई दे रखा है क्या? देखो फिर से तोड़ दो। क्या किस में तोड़ोगे? ये cos थीटा. ये थीटा तो 0 हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट D/dt, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कुछ पता नहीं। एरिया तो क्या है कैपेसिटर का? कांस्टेंट होता है, तो बाहर ले लूं क्या? Yes sir. अंदर क्या रह जाएगा? DE/dt। D/dt. एरिया को फटाफट उधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा? ID by। क्या आप समझ में आ रहा है? एरिया को उधर, Yes, sir. तो इसको सीधा क्या लिख सकता हूँ अब? JD. है ना, करंट पर यूनिट एरिया इज करंट डेंसिटी। एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर तुमने सीखा हुआ है, क्या लिख सकते हैं? V upon D. तो नेक्स्ट स्टेप आ जाओ। JD इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट D अपॉन DT। अब D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कांस्टेंट है, तो बाहर ले लूं क्या? Yes. अभी लेके देख लेते हैं, अभी पता नहीं है लेना है या नहीं लेना। ठीक है, चलें आगे। Yes sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। No, sir. No, sir. पक्का? Yes sir. आओ, अब V की जगह क्या लिख सकता हूँ जो इनमें गिवन है? V नॉट sin 2 V नॉट साइन 2 पाई FT। ft आइए नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ।
क्या करना है सर? जेडी एप्सिलॉन नॉट 1D जेडी किसके इक्वल आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और डी बाई डी टी। अच्छा यहाँ पर साइन ओमेगा टी होता तो क्या आंसर आता? वी नॉट तो बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है। साइन ओमेगा टी का ओमेगा डिफरेंशिएशन ओमेगा क्या टी। होता? ओमेगा कोस ओमेगा टी। ओमेगा टी इंटू ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी। भाई मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो साइन, ये मिटो दूंगा। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या लिखते हो? ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी ओमेगा की जगह बस इसने क्या लिखा हुआ है? 2 पाई पाई 2 पाई एफ। तो इसका डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा? साइन की जगह तो साइन, ओमेगा की जगह क्या लिख दिया? 2 पाई एफ टी कोस, ओमेगा की जगह फिर से क्या लिख दिया? 2 2 पाई एफ और साथ में टी तो है ही, तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन करके। इसमें किसी को डाउट पहले तो ये बताओ। नो सर डिफरेंशिएशन किया साइन ओमेगा टी का क्या होता है? कोस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। बस ओमेगा की जगह इन्होंने क्या लिखा हुआ है? 2 पाई। 2 पाई एफ टी ओमेगा की जगह लिखो 2 पाई एफ कोस, यहाँ पर भी ओमेगा की जगह क्या लिखोगे? 2 पाई एफ और मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यही आ जाएगा क्या डिफरेंशिएशन करके? यस सर यस सर तो ये किसकी वैल्यू हो गई? जे। जे टी अगेन देखते रहो, मैं तुमसे अभी इसी में पूछूंगा कि क्या करेक्शन नीडेड है, ठीक है? सर चलो अभी ये सब बोल रहे हैं ना, ध्यान रखना इस बात को। जेडी भी आ गया, जेसी भी आ गया, तो जेसी को किसके इक्वल रख देना? 10 रेज़ टू पावर एक्स टाइम जेडी। यही गिवन है ना? यस सर जेसी की वैल्यू क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय ई। ई नहीं पता मुझे, ध्यान रखो। ई को फिर से क्या लिख सकता था? वी बाय। इसमें भी लिख सकता हूँ क्या? 4v बाय डी किसी को कोई डाउट? नो सर नो सर। तो मैंने लिख दिया 4v बाय, डी और v को यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा? वी v नॉट नॉट साइन ओमेगा एफ टी वी साइन 2 पाई ओमेगा एफ की टी। जगह क्या लिखूं? 2 2 पाई एफ एफ। पाई एफ टी। समझ में आ रहा है ना मैं एक एक स्टेप क्यों बता रहा हूँ? यस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है? 10 रेज़ टू पावर एक्स। जेडी की वैल्यू क्या है? 2 नहीं एप्सिलॉन नॉट डी नॉट साइलेंस अपॉन डी वी नॉट 2 पाई एफ 2 पाई एफ टी कोस 2 पाई एफ टी। क्लियर है? यस सर जो जो कट रहा है उसको काट दो फटाफट, ताकि हमारी एक्सप्रेशन थोड़ी छोटी हो जाए। वी नोट से वी नोट कैंसर, डी से डी डी कैंसर। कैंसर। तो यहाँ पर देखो क्या रह जाएगा? 4 इंटू साइन 2 पाई एफ टी। पाई एफ टी। यहाँ पर क्या है? कोस 2 पाई एफ टी, ये डिवाइड में आ जाएगा इधर। यस सर यस सर। इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर एक्स एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। एफ साइन का कुछ एंगल डिवाइड बाय कोस का सेम एंगल। साइन 2 पाई एफ टी डिवाइड बाय कोस 2 पाई एफ टी क्या बन जाता है? साइन बाय। 10 2 पाई एफ तो 4 इंटू 10 2 पाई एफ टी इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर एक्स एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एफ 2 2 पाई पाई एफ। काट मत देना इसको, ये एंगल है, राइट? सर यस सर। हाँ, अब कैसे लिखे सर? टेंजेंट 2 पाई एफ टी की तो वैल्यू नहीं पता ना, इसको सोल्व करो। 4 इंटू टेंजेंट 2 पाई की जगह 2 पाई लिख दिया। एफ की जगह क्या लिख सकता हूँ? 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 into power 2। 2 पावर 2 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 हर्ट्ज। टी की जगह क्या लिख सकता हूँ? देखो कितना गिवन है टाइम? 1 बाय 1 upon frequency 1 by 4 800 सेकंड 1 बाई 1 अपॉन 800। ये तो हो गया 2 पाई एफ टी इज इक्वल टू क्या है? ये एप्सिलॉन नॉट 10 रेज़ टू पावर एक्स एप्सिलॉन नॉट 2 पाई। एफ क्या है यहाँ पर? फिर से 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 1 upon 800। टाइम तो है ही नहीं इस केस में, क्योंकि एफ ही है सिर्फ। वहां पर देखो टाइम गिवन है, वहां पे टाइम ही नहीं है। ये सिर्फ कहाँ तक है? 2 पाई एफ तक। एफ तक, यहाँ पे टाइम। चलो आओ अब ध्यान से देखना। 4 टेंजेंट, अच्छा इसको सोल्व करो, क्या आएगा? 0 0 काट 4 जा, ये 10 रेज़ टू पावर 2 से 2 0 गई, तो क्या बच जाएगा? टेंजेंट 9 pi by 4 9 पाई बाय 4 10 रेज़ टू पावर x एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। अच्छा 4 की जगह 4 लिख दिया। टेंजेंट 9 बाय 4 पाई को तो नहीं पता, तो मैं किसको पता है? मेरे को टेंजेंट 2 पाई को पता है ना।
टेंजेंट टू sir. पाई प्लस पाई बाय 4 करके वेरी क्वाड्रेंट गुड। टेंजेंट 2 पाई प्लस क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय, 4. तो 2 पाई प्लस पाई बाय 4 लिख दिया क्या? अच्छा, 4 टेंजेंट 2 पाई बाय 4 कितना होता है? टेंजेंट is equal to 10 raised to power x epsilon naught 2 pi 9 into 10 raised to power 2. 10 की पावर पाई बाय 4 कितना होता है? टेंजेंट 45 1। ये सिंपल रह गया यहाँ तक। क्लियर है? Yes, sir. एक एक स्टेप करवा रहा हूँ, लास्ट वाला स्टेप तुम्हारे लिए छोड़ के जाऊंगा। 2 2 जा 4, 2 2 is equal to 10 raised to power x एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिख सकते हो? यहाँ पर एप्सिलॉन नोट डिवाइड में चला जाएगा, इनटू में 9 into 10 raised to power 2 तो ये क्या आ जाएगा? 10 raised to power x इधर लिखो, उधर क्या आ जाएगा? 9 into 10 raised to power क्या आ जाएगा? दोबारा बोलो। 18 हो जाएगा, नहीं 2 डिवाइड हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 9 into 10 raised to power 2 इनटू में एप्सिलॉन। epsilon. क्लियर है सबको? Yes, sir. देख लो अच्छे से देख लो। अब इसको चाहो तो तुम अपने हिसाब से सोल्व कर सकते हो। कई बच्चे इसको ऐसे नहीं सोल्व करना चाहते तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और थी, देखो पाई भूल गए ना, यहाँ पर देखो 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 थोड़ा सा अभी याद आ गया। एप्सिलॉन नोट के साथ और क्या चीज थी? पाई। अब ध्यान से देखो और थोड़ा सा सोचो, अगर मैं इसको देखो, सबसे आसान तरीका इसको क्या है, तुम यहीं तक इसको छोड़ दो। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे? ताकि ये चीजें कंफ्यूजन ना करें। क्यों करेंगी कंफ्यूज, अभी बताते हैं। तुम इसको सीधा ही लिख सकते हो क्या? देखना, टेंजेंट पाई बाय 4 10 raised to power x एप्सिलॉन नोट, ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं, 2 पाई 9 into 10 raised to power 2 डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया? क्या आ जाएगा यहाँ से? 4 तुम्हें पता है ये एप्सिलॉन नोट है, ये पाई है। एप्सिलॉन नोट पाई और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती कितनी है? 9 into 10 to the power 9. तो यहाँ पर 2 पाई एप्सिलॉन नोट बन रहा है, बनना क्या चाहिए था? 4 पाई तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या कर दो इसको? 2. तो सीधा इसकी वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 9 into 10 raised to power 9। तो वहां से इसको सोल्व कर सकते हो। कर लोगे अब ट्राई? करके आओगे इससे आगे? एक स्टेप और कर दूं या एक स्टेप और करके जाऊं? बताओ कर लेंगे सर। पक्का? Yes, sir. हल्का सा देख लो, टेंजेंट पाई बाय 4 इज इक्वल टू 10 raised to power x, 10 power x. ये ऊपर क्या बन जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नोट और साथ में क्या है? 9 into 10 raised to power 9 2 into 10 raised to डिवाइडेड बाय भी क्या है? 4 8 क्लियर है? अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह सीधा ही वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? डिनोमिनेटर में लिखना क्या? 9 into 10 to the power 9. अब तुम्हें आंसर क्या निकालना है? x का निकाल लोगे आई। ये क्वेश्चन तुम्हें बड़ा इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैंने एक एक स्टेप बताया, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल था। अगर मैं एक एक स्टेप ना बताता ये जल्दी हो जाता, लेकिन अगर मैं एक एक स्टेप ना भी बताता फिर तुम्हें समझ में नहीं आता। इसीलिए यहाँ पर देखो ध्यान से, दिख रहा है सारे स्टेप किए हैं, हर एक स्टेप मेंशन है इसमें। फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है, ये पूरा सॉल्यूशन भी मेंशन है लास्ट में। देखो सेम टू सेम चीज आएगी, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। हेल्प ले सकते हो इसकी, हमने भी सॉल्यूशन किया है, पीछे भी गिवन है। फिर भी देख लो, अभी किसी को इस चीज में डाउट है तो अच्छे से क्या अप्रोच लगाइए। अभी अप्रोच पे कंसंट्रेट करो, घर जाके तो इसका सॉल्यूशन कर ही दोगे। एक कैलकुलेशन ही तो सोल्व करनी है, लास्ट का एक स्टेप देख लो। सर बस पता नहीं कब मिलेगी, क्या कह रहे हो? बस पता नहीं कब मिलेगी। बस, अच्छा ठीक है समझ गया। यहाँ तक क्लियर है? वैसे बताओ सबको यस सर। क्या किया इसने? फ्रीक्वेंसी दे रखी थी मेरे को, मैंने तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया I/A। और फर्स्ट केस में करंट डेंसिटी तो सिंपल से आ गई मेरी, कैसे? सिग्मा J इज इक्वल टू सिग्मा E, और सिग्मा को क्या लिख दिया? 1/ρ, और सिंपल आ गई। तो JC निकालने में तो मेरे को कोई दिक्कत आई नहीं। ID निकाली पहले, ID से ID डिवाइड बाय A, उसको क्या लिख दिया? ID डिवाइड बाय A को क्या लिख दिया बच्चों? JD। करंट डेंसिटी लिख दी। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ से मैंने JD निकाल दिया।
जेडी निकाल दिया, जेसी निकाल दिया, उसके बाद तो सीधा वैल्यू पुट कर दी कि जेसी किसके इक्वल है 10⁻⁴ x to j। यहाँ जेसी लिखा, यहाँ जेडी लिखा और कैलकुलेशन सॉल्व कर दी, बस। क्लियर है? एक बार ट्राई करके ना, नहीं आया तो कल फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इसमें, ठीक है। और ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारे 4, 1 2 3 4, बहुत आसान क्वेश्चन है, अपने आप हो जाएंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं डाला मैंने अभी तक जो हमने नहीं किया उसके बेसिस पर हो। एक क्वेश्चन ऐसा होता है आरसी सर्किट के ऊपर आता है, इसके अंदर कौन सा सर्किट पे आता है? आरसी सर्किट में, जिसमें एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों देकर उसका करंट, वो आरसी सर्किट हमने किया नहीं है, इसलिए वो क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहा मैं, वरना बाकी सारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने कर लिए इसके ऊपर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हमने बनते हैं अभी तक जो आए हुए हैं वो हमने कर लिए, सिर्फ एक आरसी सर्किट वाला छोड़। अब तुम प्रैक्टिस करोगे ये 4 क्वेश्चन तो तुम्हारा ये वाला डिस्प्लेसमेंट करंट टॉपिक बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा। तो सारे के सारे बच्चे चारों क्वेश्चन करके मुझे भेजना, बहुत आसान क्वेश्चन है, करके आओगे सब? बिल्कुल सर। देखो ने भी देखो डिस्प्लेसमेंट करंट बोल रखा है प्लेन सरफेस, लेकिन एरिया क्या दे रखा है उसका? a/2, क्योंकि कैपेसिटर का a है, लेकिन इसने पूछा नहीं a के लिए, किसके लिए पूछा है? a/2 के लिए। जैसे वहां पर r से लेकर कहां तक था? सोचो r/2। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है, लेकिन कितने एरिया में? a/2 पे। सिमिलरली यहाँ पर देखना, आराम से पता चल जाएगा। रेट दे रखा है, क्वेश्चन तो हमने कर भी लिया लगभग वैसा ही है, बिल्कुल छोटा सा। डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है इसमें भी, और इसके अंदर भी डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है। ध्यान से देखो, सेम कैपेसिटर की प्लेट्स दे रखी है वही। इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगेगा, क्योंकि इसके अंदर देखो क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब dV/dt। याद है ना, हमने शुरू में यूज किया था dV/dt को पहले क्वेश्चन में। बस वही एक्सप्रेशन लगा देना, बस वही एक्सप्रेशन लगा देना, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर। क्योंकि इसके अंदर डिस्प्ले करंट हमें गिवन है पहले से ही, देखो कितना गिवन है, 0.15 एम्पियर दिख रहा है। ट्राई करके आना, फिर भी ना हो तो हम बैठे हैं करेंगे इसको ट्राई। चारों क्वेश्चन है, करके आना। चलो अभी के लिए जिसको डाउट है वो पूछ सकता है बच्चे। आपकी क्लास नहीं आज है ना, अभी बस 2-3 मिनट में। अभी तक के लिए किसी को डाउट है? को लेट जाना पसंद है? क्या कह रहे हो? एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लास आज थोड़ी है, अपनी तो कल है। नहीं सर, आपको लेट जाना पसंद है? नहीं नहीं, क्यों? हर क्लास में लेट जाते हो आप। हाँ वो वैसे ही देखो, ऐसे ही स्ट्रेच हो गई है ना क्लास, ऐसे ही लेट हो जाते हैं। बट मेरे को ये बताओ, एक्स्ट्रा क्लास की क्या बात कर रहे थे? अरे सर हमको लगा कि क्या पता आपकी क्लास होगी आज, इसलिए आज नहीं है, कल होती है। कल, आज तो तुम्हारी शायद मैथ्स की होती है या केमिस्ट्री की है। हाँ तो केमिस्ट्री की होगी, ठीक है। चलो ठीक है बच्चे, एंड कर दें? नहीं Yes, सर, sir. बाय सर। करनी पड़ेगी अब।